हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसी से आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ बालक स्वयं पहुँच सकते हैं और संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ किसी की सहायता से पहुँचा जा सकता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इनके बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं, बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, मतलब संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां बालक स्वयं पहुंच सकता है और संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां बालक किसी की सहायता से पहुंच सकता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। तो उसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। क्या बोलते हैं? ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। बालक कैसे सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं, जब पुनर्बलन मिलता है प्रदान किया तब सीखते हैं, या परिपक्व होने पर सीखते हैं। तो देखो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। मतलब जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे या उनके साथ क्रिया नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखते, कहने का मतलब सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? जो लेम सिमकोविच वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से कारक को मानते हैं? तो इसका सही जवाब है सामाजिक जो कारक है ना उसको मानते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा। देखो एक तो होता है अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग, दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? देखो जहाँ पे भी संस्कृति की बात आ जाए या वातावरण की बात आ जाए तो इसका सही जवाब होता है लेव वाइगोत्स्की, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, है ना। दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखो कहना चाह रहा है कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं। मतलब देखो अनौपचारिक वार्तालाप हो गई और स्कूलिंग, दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह जो आधारभूत जो अवधारणा है निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो ये किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? क्या चीज़ सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या केंद्रीय है, सेंटर में है? तो देखो इसके लिए सही जवाब है यहाँ पे। देखो सबसे पहले देखते हैं, समीपता बिल्कुल नहीं, आत्मसातन बिल्कुल नहीं, अनुकूलन ये तो सारे है ना। देखो सारे जो सिद्धांत है ना, देखो ZPD तो फिर भी वाइगोत्स्की का है, लेकिन आत्मसातन और अनुकूलन ये किसके हैं? जीन पियाजे के हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए केंद्रीय होती है तो क्या होती है? संस्कृति एवं भाषा को केंद्रीय माना है वाइगोत्स्की ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी मान्यता है कि संज्ञानात्मक जो विकास है, कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, वो सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है। ये किसकी मान्यता है? तो इसका सही जवाब है लेव वाइगोत्स्की की ये मान्यता है कि जो संज्ञानात्मक जो विकास है वो सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखो संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है लेव वाइगोत्स्की।
संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लेव वाइगोत्स्की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है? देखो स्कैफोल्डिंग जो है ना, जैसे एसिमिलेशन हो गया, स्कीमा हो गया, ये जीन पियाजे के हैं। तो स्कैफोल्डिंग जो है ना, किस मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ना, उससे संबंधित है। हाँ जी, देखो अब इस चीज़ की व्याख्या के द्वारा समझते हैं। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखो उसमें इन्होंने क्या बताया, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की भूमिका पर बल दिया। मतलब संज्ञानात्मक विकास करना है तो समाज, संस्कृति और जो भाषा की जो भूमिका है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। में जो वर्ड आता है ना, वो है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? मदद की वह मात्रा जो व्यक्ति को सीखने के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जा सकती है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। मतलब मदद की वह मात्रा जो व्यक्ति को सीखने के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जा सकती है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसके बाद में देखते हैं वास्तविक विकास। देखो स्कैफोल्डिंग को और भी तरीके से समझ सकते हैं। वास्तविक विकास का स्तर वह जहाँ तक व्यक्ति, देखो वास्तविक विकास का वह स्तर, वास्तविक विकास का वह स्तर जहाँ व्यक्ति स्वयं बिना किसी सहायता के पहुँच सकता है, और किसी की मदद से यदि व्यक्ति किसी स्तर पर पहुंचता है तो उसे संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। और दोनों के जो बीच का जो अंतर है ना, उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखो बिल्कुल समझते हैं। देखो वास्तविक विकास का वह स्तर जहाँ तक व्यक्ति स्वयं बिना किसी सहायता के पहुँचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संभाव्य विकास स्तर। देखो जहाँ पे बिना किसी की सहायता के पहुँचता है तो उसको बोलते हैं संभाव्य विकास का स्तर। और जहाँ पे देखो वास्तविक विकास का वह स्तर जहाँ व्यक्ति बिना किसी सहायता के पहुँच सकता है और किसी की मदद से व्यक्ति किसी स्तर पर पहुंचता है, तो उसे बोलते हैं संभाव्य विकास का स्तर। मतलब वास्तविक विकास का स्तर तो क्या होता है? जहाँ पे वह आदमी जो है ना बिना किसी सहायता के पहुंचता है। और संभाव्य विकास का स्तर क्या होता है? जहाँ व्यक्ति किसी की मदद से पहुंचता है। और दोनों के जो बीच का जो अंतर होता है ना, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का जो स्तर है, दोनों के जो बीच का जो अंतर है उसको भी बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। देखो वाइगोत्स्की ने क्या किया है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। मतलब भाषा ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। देखो अपने व्यवहार को नियोजित व निर्देशित करने के लिए बालकों द्वारा किया जाने वाला भाषा प्रयोग वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक संभाषण है। देखो क्या कह रहा है कि अपने व्यवहार को नियोजित करना है। जैसे आदमी मन ही मन बात नहीं करना, तो अपने व्यवहार को नियोजित करने के लिए, अपने व्यवहार को नियोजित करने और उसको निर्देशित करने के लिए बालकों द्वारा किया जाने वाला भाषा का जो प्रयोग है ना, उसको बोलते हैं आंतरिक भाषण। जैसे आंतरिक संभाषण, जैसे आदमी मन ही मन कहता है आज मैं वो करूँगा, तो वो क्या है? आंतरिक संभाषण। इसमें क्या करता है आदमी? अपना जो व्यवहार है ना उसको नियोजित और निर्देशित करता है, इसे बोलते हैं आंतरिक संभाषण। इसके बाद में देखो पियाजे ने इसे अपरिपक्वता व आत्मकेंद्रता कहा है। जबकि जो आंतरिक जो संभाषण है, जो वाइगोत्स्की ने आंतरिक संभाषण का है, जबकि जीन पियाजे ने इस प्रकार की जो है ना व्यवहार को क्या बोला है? अपरिपक्वता या आत्मकेंद्रता का है। वहीं वाइगोत्स्की ने इसे चिंतन का एक महत्वपूर्ण
साधन माना है। आंतरिक संभाषण को है ना वाइगोत्स्की ने चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इसमें वयस्कों समवयस्कों के साथ हुई अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। वाइगोत्स्की क्या मानता है कि एक बालक की वयस्कों, बड़ों और उसकी खुद की उम्र वाले समवयस्कों के साथ जो अंतःक्रिया है वो भी महत्वपूर्ण होती है। देखो इसके आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जो विकास के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी परिभाषा है। देखो वह व्यक्ति जो विकास के एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचने में मदद करता है उसको कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहते हैं, जैसे एक बच्चे के लिए ना एक मास्टर जो है वो है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO है। तो देखो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि वह व्यक्ति जो विकास के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में मदद करता है उसको उसने क्या कहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो सबसे ज़्यादातर जो बच्चे हैं प्रथम सार्थक जो शब्द है किस उम्र में बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है 10 से 13 महीनों में प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है तर्क जिज्ञासा। तर्क हो गया, जिज्ञासा हो गया, निरीक्षण शक्ति का जो विकास है होता है। देखो सबसे ज़्यादा उम्र है उसी में होगा, तो यहाँ पे 11 वर्ष है सबसे ज़्यादा ऑप्शन में। तो तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास है वो किस उम्र में होता है? 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? मतलब उत्तर बाल्यावस्था में बालक आ गया और भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लग जाता है? तो वो समझने लग जाता है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? बताओ किस अवस्था तक है ना बालक की जो दृष्टि है और इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाती है? तो इसका सही जवाब है 8 से 9 वर्ष की जो आयु है इसमें बालक की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां हैं पूरी तरह से क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषता है? देखो किशोरावस्था में देखो पहला है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सही बात है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि तर्क के साथ जो बच्चे हैं ना उसकी समस्या समाधान की योग्यता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि होती है। देखो जरूरी नहीं है सामाजिक जागरूकता, कार्यों की गति में वृद्धि बिल्कुल गलत, घनिष्ठ मित्रों में वृद्धि बिल्कुल नहीं। तो पहला जो आंसर है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है ना। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, देखिए यहाँ पे एक साइड में तो आपको आयु दिख रही है और दूसरी साइड में विकसित संपर्ते। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के प्रथम माह में, जन्म का पहले महीने में ना बालक का किस प्रकार से विकास होता है। तो देखो जन्म के पहले महीने की बात कर रहे हैं अपन, है ना, जन्म के पहले महीने में। तो देखो इसमें क्या है कि शिशु स्वयं की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए क्या करता है? क्रियाएं करता है। मतलब खुद की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करने के लिए क्या करता है? क्रियाएं करता है। जैसे क्या करता है? भूख लगने पर रोएगा, सर्दी में कांपेगा, गर्मी में परेशान होना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। तो एक माह तक का बच्चा जो है वो स्वयं की शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको करने के लिए क्रियाएं करता है। क्या क्या क्रियाएं करते हैं? भूख लगने पर रोएगा, सर्दी में कांपना, गर्मी में परेशान होना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 3 से 4 माह की आयु में। देखो 3 से 4 माह की जो आयु में है ना बच्चा किस प्रकार से व्यवहार करेगा? देखो कैसे करेगा। पहला है वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करेगा। 3 से 4 महीने की बात करेंगे, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करेगा। उससे आगे देखेंगे माँ को देखकर मुस्कुराने भी लग जाएगा। 3 से 4 महीने में ना बच्चा माँ को देखकर मुस्कुराने लग जाएगा। और तीसरी बात है स्वरों की ध्वनि निकालने लग जाता है, ए आ ई ऐसे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है 6 माह की आयु। 6 माह की जो आयु हो जाती है ना उसमें क्या होता है?
स्वरों के साथ साथ देखो 6 माह में व्यंजनों की ध्वनि निकालने लग जाता है, कै पै, है ना। और उसके बाद में अपना नाम सुनकर है ना प्रतिक्रिया देने लग जाता है। 6 महीने में जो बच्चा है ना, जैसे उसको बोलोगे तो वो अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देने लग जाएगा, है ना। उसके बाद में है ना 10 से 13 माह की आयु में, 10 से 13 माह की आयु में बालक कैसे को ज़्यादातर बालक अपना प्रथम जो सार्थक शब्द है, पापा मम्मी बाबा कुछ भी है, प्रथम सार्थक जो शब्द है वो बोलना शुरू कर देते हैं। 10 से 13 महीने की जो अवधि है इसमें बालक जो है प्रथम सार्थक शब्द जो भी है, बाबा मामा पापा जो भी है, वो बोलने लग जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 24 माह की आयु में। 24 माह की जो आयु में है ना, 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। 2 शब्दों तक के जो सामान्य वाक्य हैं बोलने का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 से 6 वर्ष की आयु में। 5 से 6 वर्ष की आयु में क्या होता है, देखो 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक अपने वातावरण का ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। बालक को अपने वातावरण का जो ज्ञान है किसके माध्यम से होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। पर अभी तक ज्ञानेंद्रियाँ पूर्णतः विकसित नहीं होती है। देखो 5 से 6 वर्ष का जो बालक है वो ज्ञान जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको होता है, लेकिन जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इसके बाद में देखो 8 से 9 वर्ष की जो आयु होती है ना, इसमें देखो 8 से 9 वर्ष की जो आयु होती है, 8 से 9 वर्ष की जो आयु होती है ना, इसमें बालक को समय दिन तारीख आदि का ज्ञान हो जाता है। 8-9 साल का जो बालक होता है ना, उसको समय का, दिन का, तारीख का ज्ञान हो जाता है। और बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। और बालक की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां हैं पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। इसके बाद में 10 वर्ष की आयु में क्या होता है, देखो 10 वर्ष की जो आयु है उसमें क्या होता है, बालक को अपने दैनिक दिनचर्या, देखो 10 वर्ष की आयु में बालक को अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या का ज्ञान अच्छे से हो जाता है। दैनिक जीवन की जो दिनचर्या उसका ज्ञान क्या हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और वह अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं कर सकता है। बालक क्या कर सकता है, अपने जो व्यक्तिगत जो कार्य है वो स्वयं कर सकता है। इसके बाद में देखो 11 वर्ष की आयु में क्या होता है, बालक में तर्क जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, विकास हो जाता है। बालक में तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। किसमें, कौन सी आयु में, 11 वर्ष की आयु में। इसके बाद में 12 वर्ष की जो आयु है इसमें क्या होता है, देखो तर्क के साथ समस्या समाधान की क्षमता भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। 12 साल के जो बच्चा है ना, उसमें तर्क के साथ समस्या समाधान की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो ये हैं किस हिसाब से। अब थोड़ा सा नैतिक विकास की तरफ चलते हैं, लॉरेंस कोहलबर के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो नैतिक विकास में देखो, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से पियाजे द्वारा वर्णित नैतिक विकास का स्तर नहीं है। इनमें से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है जो पियाजे द्वारा वर्णित नहीं है। तो नैतिक अधिकार नहीं होता है ना, तो ये पियाजे द्वारा वर्णित नैतिक विकास का स्तर नहीं है। जबकि नैतिक यथार्थता भी होती है, नैतिक सापेक्षता भी होती है, नैतिक समानता भी होती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कोहलबर के नैतिक विकास सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। तो देखो कौन सी जो अवस्था है जो कोहलबर के नैतिक विकास की स्वीकृत अवस्था नहीं है। तो देखो उसमें सामाजिक अनुबंध एवं विधि सम्मत अभिमुखता भी होता है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता भी होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता भी होता है। लेकिन भूमिका संदेह की जो अभिमुखता है वो कोहलबर के नैतिक विकास की स्वीकृत अवस्था नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कोई प्रश्न दे दिया वो सही है या गलत है, इससे संबंधित जो सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया है नैतिक विकास में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नैतिक तार्किकता। क्या बोलते हैं, नैतिक तार्किकता। नैतिक यथार्थवाद भी नहीं, नैतिक संकट भी, नैतिक दुविधा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था बालक की अंतःक्रिया को अपने साथियों से समानता और
लेन देन के संबंधों पर आधारित है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है जो बालक की अंतःक्रिया अपने साथियों से समानता और लेन देन से संबंधों पर आधारित है। तो वो हो गई नैतिक समानता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की विकासताएं इंगित कीजिए। तो कौन कौन सी जो अवस्थाएं हैं जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसमें पहली है संक्रमण की अवस्था, पहली जो संक्रमण अवस्था है वो, और चौथी जो आत्म केंद्रीय अवस्था है, केवल ये ही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। अभी हम पूरा डिटेल से देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था है। तो किशोर अवस्था क्या है? नैतिक वास्तविकता की अवस्था है? तो बिल्कुल नहीं है। नैतिक दबाव की अवस्था है? बिल्कुल नहीं है। नैतिक परायत नैतिकता की अवस्था है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसी अवस्था है कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार? तो नैतिक स्वायत्तता की अवस्था है। नैतिक जो स्वायत्तता की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। अब देखो इसको पूरा डिटेल से अपन देखते हैं। देखिए पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे बालक बालिकाओं के साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास के मुख्य 3 स्तर बताए। देखो जीन पियाजे ने क्या किया, बालक बालिकाओं के साक्षात्कार लिया, उस आधार पर नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? मुख्यतः 3 स्तर बताए। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। दूसरा है नैतिक समानता, मोरल इक्विलिटी। और तीसरा है नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म। तो देखो नैतिक यथार्थता, मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक समानता, मोरल इक्विलिटी, और नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म। तो ये पियाजे के नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। अब देखो सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैतिक यथार्थता, मोरल रिलेटिविज्म। देखिए 7 से 8 वर्ष की आयु होती है ये। इसमें क्या होता है, इसे विषम नैतिकता, हेट्रोनोमस मोरलिटी अथवा विवशता की नैतिकता या मोरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। देखो नैतिक यथार्थता बोल सकते हैं इसको, 7 से 8 वर्ष की आयु में होती है ये। इसे विषम नैतिकता भी कहते हैं ना, हेट्रोनोमस मोरलिटी भी कहते हैं। इसको विवशता की नैतिकता भी कहते हैं ना, मोरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, है ना। इसके बाद में देखो इस नैतिक स्तर पर जो भी कुछ बड़े नियमों कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वही उचित या सही होता है। देखो ये जो स्तर होता है ना, पहला जो स्तर है नैतिक यथार्थता, इसमें बालक क्या सोचता है कि इस नैतिक स्तर पे जो कुछ बड़ों के द्वारा नियम और कायदे जो हैं तय किए जाता है वही उचित और सही होता है। मतलब क्या कहता है कि जो बड़ों के द्वारा जो नियम कायदे और कानून बना दिए ना, वही बच्चे उसी को क्या मानता है? सही मानता है। नेक्स्ट है दूसरा जो स्तर है पियाजे के नैतिक विकास का, उसका है नैतिक समानता। ये 7-8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होते हैं ये, है ना। इसमें देखो इसमें क्या होता है, इस स्तर में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि होती है और यह अंतःक्रिया वस्तुतः समानता तथा लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है और बालक जो है सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। तो देखो इसमें नैतिक समानता की भावना आ जाती है। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है। देखो दोबारा से देखते हैं, नैतिक समानता, मोरल इक्विलिटी, ये 7 से 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें क्या होता है, इस स्तर पर समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि होती है और अंतःक्रिया वस्तुतः समानता तथा लेन देन के संबंधों पर आधारित है। अंतःक्रिया किस आधार पर होती है? समानता और लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है। इसके बाद में देखते हैं बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। जो बालक है वो जो सहयोगात्मक जो खेल है उसमें क्या है? अधिक रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट है नैतिक सापेक्षता। नेक्स्ट जो स्तर है नैतिक विकास का वो है नैतिक
सापेक्षता, 12 वर्ष से ऊपर की जो उम्र होती है उसमें ये होता है। इसमें क्या होता है, नैतिक विकास का यह स्तर, नैतिक जो सापेक्षता है ये क्या होता है, सर्वाधिक विकसित स्तर है। नैतिक विकास का यह स्तर सर्वाधिक विकसित होता है। और पियाजे ने इसे स्वतः नैतिकता या स्वायत्तता, ऑटोनोमस मोरलिटी अथवा सहयोगात्मक नैतिकता, इसको बोलते हैं मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन नाम से इसको संबोधित किया है। देखो, नैतिक जो नैतिक सापेक्षता जो है ये 12 वर्ष से ऊपर होती है और ये सर्वाधिक जो विकसित स्तर होता है, नैतिक विकास का सर्वाधिक विकसित स्तर होता है। और पियाजे ने इसे नैतिकता, स्वतः नैतिकता या स्वायत्तता, ऑटोनोमस मोरलिटी या सहयोगात्मक नैतिकता, मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन नाम से इसको संबोधित किया है। तो देखो, यह जो स्तर होता है सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता पर आधारित होती है। जो न्याय की जो संकल्पना है किस पर आधारित होती है, समानता पर। और तथा विपरीत न्याय की समानता प्रत्यय प्रबल हो जाती है। नैतिकता को पारस्परिक समानता पर आधारित स्वीकार किया जाता है। देखो, इसके अलावा देखो, नैतिक जो यथार्थता है इसमें क्या होता है, नियमों का अंधा अनुसरण होता है। नैतिक समानता में क्या होता है, नियमों की व्याख्या होती है। और नैतिक सापेक्षता में क्या होता है, कार्य की व्याख्या। नैतिक जो यथार्थता वाली जो अवस्था है इसमें बच्चा जो है ना, बड़ों के जो है ना उसको अनुकरण करता है, तो नियमों का अंधा अनुकरण करता है, सीधी सी बात। नैतिक समानता है, इसमें नियमों की व्याख्या होती है और नैतिक समानता में कार्यों की व्याख्या। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। किस पर आधारित होती है आपको ये बताना है। तो देखो, 9 वर्ष के जो बालक है इसकी नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो 9 वर्ष का जो बालक है वो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आधारित है, कौन सी अवस्था में। तो देखो, 9 वर्ष का जो बालक है उसकी नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, तो इस पर आधारित होती है। मान लो 9 वर्ष का बालक है, अगर मान लो मैंने इसको किया तो ये काम सही होगा या बुरा होगा, अच्छाई होगी या बुराई होगी, तो इसके आधार पर होती है 9 वर्ष के बालक की, है ना। क्योंकि कोई कार्य, देखो हाँ ये हो जाएगा, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। बिल्कुल गलत बात है। नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए, नहीं। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित है। तो 9 वर्ष के बालक में ये नहीं होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन के। परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली जो नैतिक अवस्थाएं हैं उनके लिए सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसका सही जवाब है केवल जो 3 है ना वो इसमें आएगा। मतलब अच्छे अंत्य व्यक्तिक जो संबंध है ये परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं से संबंधित है। दंड एवं आज्ञाकारिता ये भी परंपरागत से संबंधित नहीं है, सामाजिक अनुबंध भी नहीं है, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत भी नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही या गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब खुद की जो आवश्यकताएं होती है ना वही दूसरों के नियम का सही या गलत का निर्धारण करते हैं। नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है, तो इसका सही जवाब है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत जो अवस्था होती है इसमें व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं एवं दूसरों के नियम है सही गलत का निर्धारण करते हैं। पीटीआई 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड फर्स्ट में ही था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें आज्ञा एवं पालन के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है, तो ये पूर्व परंपरागत जो अवस्था हो गई है। बालक जो है दंड और भय के
नियम से नैतिकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद में देखते हैं निम्न में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। देखो पहला है स्वयं अपनी और अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना, ये भी नहीं है। दूसरी है प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन, ये है ना। हालांकि इसकी व्याख्या अपन पूरी बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। स्थिति संबंधी तथ्यों और उनके परिणामों पर ध्यान, तो ये भी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। नैतिक सिद्धांतों के निर्माण और उसके संशोधन की योग्यता, ये भी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व है नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। कौन सा तत्व है जो नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। तो देखो नैतिक परिपक्वता से कौन कौन से संबंधित हैं। परोपकारिता भी है, तार्किकता भी है और नैतिक स्वतंत्रता भी है। लेकिन जड़ता या दृढ़ता जो है नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। मतलब आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, या स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, या मित्रवत व्यवहार करें। तो देखो स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। परंपरागत नैतिक स्तर कब तक बना रहता है। तो इसका सही जवाब है 10 से लेकर 13 साल तक की जो आयु है इसमें परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। इसके बाद में देखते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। तो देखो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास की, देखो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो इसका सही जवाब है सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा मूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। यह विशेषता कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है। मतलब एक व्यक्ति है जो नैतिकता को गूढ़ और अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर ही परखता है। तो आपको बताना है कि यह विशेषता कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है। तो देखो इसका सही जवाब है उत्तर परंपरागत स्तर से। किससे संबंधित है, उत्तर परंपरागत स्तर से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुसार आंकता हो, को क्या कहते हैं बताओ। तो इसका सही जवाब होगा नैतिकता की परंपरागत जो स्तर है उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है नैतिकता को वर्तमान में जो प्रचलित जो सामाजिक मानदंड है और नियमों के अनुसार इसको आंकता है। तो नैतिकता का कौन सा स्तर हो गया, परंपरागत स्तर हो गया। अब देखिए अब लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत कर नैतिक विकास के सिद्धांतों को क्या किया, प्रस्तुत किया। मतलब अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोहलबर्ग, उसने क्या किया, पियाजे है ना कि नैतिक विकास के संबंधी जो विचार हैं उनको क्या किया, विस्तृत किया और नैतिक विकास के सिद्धांतों को उसने प्रस्तुत किया। अब देखो कैसे किया, उन्होंने 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के आयु के बच्चों के साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास के जो सिद्धांत वो प्रतिपादित किए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत हैं वो किस आधार पर प्रस्तुत किए कि 10 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के उसने क्या किया, साक्षात्कार लिया, है ना। उन्होंने देखो उसके बाद में उन्होंने बच्चों के सामने कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं उसने बच्चों के सामने कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं जैसे मोरल डिलेमास प्रस्तुत किए।
इनमें से हाइंज डिलेमा, हाइंज की जो दुविधा है वो सर्वाधिक प्रचलित है। देखो मतलब बच्चों में उसने नैतिक विकास के लिए, देखो उन्होंने बच्चों के सामने कहानियों के रूप में नैतिक जो दुविधाएं हैं ना, मोरल डिलेमास को क्या किया, प्रस्तुत किया है। इसमें से हाइंज की जो डिलेमा है, दुविधा है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। देखो उसमें कहानी सुनाता है, तो फिर लास्ट में पूछता है कि बताओ बच्चों उसने सही किया कि गलत किया। तो अगर वो सही भी करता तो भी वो गलत था, और गलत भी करता तो भी वो गलत था। इसलिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के तीन प्रमुख और 6 प्रमुख सोपान बताए। तो देखो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए और सोपान कितने बताए, 6 प्रमुख सोपान बताए। अब देखो सबसे पहली जो अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 4 से लेकर 6 वर्ष में 4 से लेकर 10 वर्ष में होता है। इसमें क्या होता है, नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों पर आधारित है। मतलब बच्चे का खुद का दिमाग नहीं होता है ना। और नैतिक जो तर्कणा है, कोई कह दे कि भाई ये सही है तो ये सही है, और ये गलत है तो गलत है ना। नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों पर क्या होती है, आधारित होती है। कार्य का अच्छा या बुरा होना उसके भौतिक परिणाम पर आधारित होता है। मतलब जैसे मान लो आपने कोई काम किया, मतलब आपसे किसी ने पानी का गिलास मंगाया और आपने उसको बखेर दिया, तो उसका परिणाम बुरा हो गया, तो ऐसे कहेंगे तुमने काम अच्छा नहीं किया। और मतलब कार्य का अच्छा या बुरा होना उसका भौतिक जो परिणाम है ना, उस पर आधारित होता है। तो देखो इसकी उप अवस्थाएँ जो है ना, 6 प्रमुख उप सोपान है। तो देखो इसमें पहला जो है सोपान है ना, वो है दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता, पनिशमेंट और ओबीडेंस ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। कार्य का स्थूल परिणाम उसे अच्छा बुरा बनाता है। प्राय बच्चे दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। पूर्व परंपरागत जो ये पहली जो अवस्था है ना, पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें जो बच्चे हैं ना दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। एक बच्चा गृह कार्य अध्यापक की मार से बचने के लिए करता है। एक बच्चा जो गृह कार्य अध्यापक की मार से बचने के लिए करता है। दूसरा है यांत्रिक सापेक्षता उन्मुख, इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चों की पारस्परिकता व सहभागिता अपने फायदे के लिए होती है। इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, तो यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो पारस्परिकता या सहभागिता क्या होती है, अपने फायदे के लिए होती है। जैसे को तैसे की प्रवृत्ति, मतलब इसमें है ना यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता में क्या होता है, जैसे कि तैसा की प्रवृत्ति होती है, टिट फॉर टैट की नेचर होती है। वह अच्छा कार्य उसे मानता है जिससे उसे व्यक्तिगत लाभ हो। एक बच्चा कोई कार्य इसलिए करता है कि बदले में उसे कुछ प्राप्त हो। तो ये हो गई यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता, इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन। अब देखो ये तो 2 इसके वो हो गए सोपान। अब दूसरी जो अवस्था है लॉरेंस कोहलबर्ग की, वो है परंपरागत नैतिक तर्कणा, कन्वेंशनल लेवल। ये 10 से लेकर 13 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, दूसरों के मानकों या रूढ़िवादी परंपराओं को स्वयं में क्या कर अंगीकृत कर लेता है। दूसरों के जो मानक हैं, मतलब बच्चे दूसरे के जो मानक हैं उन्हीं को है ना खुद में ढाल लेता है कि भाई यही सही है ना। और परंपरागत नियमों और दायित्वों के प्रति समर्थन व औचित्य का भाव रखता रहता है। परंपरागत जो निर्णय हो गए, नियम हो गए, परंपरागत नियम हो गए, दायित्व के प्रति औचित्य का भाव रहता है। देखो इस जो परंपरागत जो अवस्था है ना, इसकी देखो उप अवस्था का पहला सोपान है, वैसे तीसरा सोपान है उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बालक प्रशंसा या अनुमोदन के प्रति आकृष्ट होता है। अरे बच्चे बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, है ना। सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सहयोग जो है ना उसको व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ऐसे भाव, है ना। एक बालक कक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद
टीचर से कॉपी में गुड वेरी गुड लिखने के लिए कहता है। तो इसी कारण है अच्छा बालक उत्तम लड़का अच्छी लड़की का, मतलब ऐसे भाव। सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, इसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों का दायित्व के अनुरूप कार्य करने की भावना होती है। मतलब बालक में ना सामाजिक दृष्टि से जो स्वीकृत जो नियम हैं और दायित्व के अनुरूप ही कार्य करने की इसमें भावना होती है ना। इसमें क्या होता है, मनुष्य नैतिकता के नियमों से बंधा हुआ है और उनसे ऊपर नहीं है। इसमें क्या मानता है कि जो मनुष्य है वो नैतिकता के नियमों से बंधा हुआ है और उससे ऊपर नहीं है। और कानून जो है, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। कानून जो व्यवस्था इसमें क्या है, सर्वोपरि है। देखो इसके बाद में बात करते हैं उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कणा। उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कणा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इसमें बालक का नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। देखो उत्तर परंपरागत जो अवस्था है 13 साल से ऊपर होती है। इसमें बालक का जो नैतिक आचरण है पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। इसकी जो अवस्थाएं हैं, जिसके दो जो सोपान हैं वो हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, प्रजातांत्रिक रूप से मान्य व्यक्तिगत अधिकार व नियमों का पालन करता है। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो मान्य जो व्यक्तिगत जो अधिकार है नियमों की वो पालना करता है और नियमों व परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करता है। नियमों व परंपराओं का तार्किक और आलोचनात्मक ढंग से क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसके बाद में देखते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये लास्ट अवस्था है। व्यक्ति दूसरों के विचारों और नैतिक प्रतिबंधों से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोचता है ना। इसके बाद में यह सिद्धांत है तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता, एक रूपता से युक्त होते हैं। इसमें परोपकारिता का भाव रहता है। यह नैतिकता की उच्चतम अवस्था है। देखो ये नैतिकता की उच्चतम अवस्था कौन सी है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। देखो 1% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, भगत सिंह हो गया, देश के जवान हो गए, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही या गलत का सही समझ और सही नैतिक चेतना का विकास होता है। तो इसका सही जवाब है पश्चिम परंपरागत तर्कणा। पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है ना, उसमें ना बच्चा सही और गलत का सही समझ और सही नैतिक चेतना का उसमें विकास हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन बाल विकास सीरीज का, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया। तो कौन से आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया, 10 से लेकर 16 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया। तो आज के लिए इतना ही और यहीं पे बाल विकास समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।